बिंदिया को चौथा महीना लग चुका था। शादी के बाद बिंदिया बहुत सालों बाद मां बनने वाली थी। बिंदिया बहुत खुश थी कि उसकी वो इच्छा पूरी हो गई जिसकी वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। बिंदिया ने अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत से सपने संजोए हुए थे। उसका मन था कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करे, पर अचानक विनोद की नौकरी छूट गई। वो जिस कपड़े की दुकान पर काम करता था वो दुकान बंद हो गई। अब दूसरी जगह जब नौकरी लगी तो वो बहुत कम पैसों में लगी। कैसे गुजारा होगा माँ? 8,000 रुपए महीने की नौकरी लगी है, जिसमें से 4,000 घर का किराया चला जाएगा। ऊपर से बिजली पानी के 1,000 रुपए मकान मालिक और मांग रहा है। अभी बहुत खर्च है, कुछ समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा। बेटा चिंता मत कर, चिंता करने से तबीयत खराब होती है। जो होगा सब अच्छा होगा। अगर तू परेशान रहेगा तो बहू तेरे को देखकर और परेशान हो जाएगी। उसका इस हालत में परेशान होना ठीक नहीं। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं बिंदिया के सामने ये सब बातें नहीं करूंगा। मैं बिंदिया के लिए कुछ खाने का ले आता हूं। कल वो मुझे रसमलाई बोल रही थी, उसका मीठा खाने का बहुत मन था। मैं आता हूं थोड़ी देर में। विनोद बाजार चला जाता है, पर उसे नहीं पता था कि बिंदिया उसकी और अपनी सास की बातें सुन चुकी है। विनोद उसके लिए बाजार से रसमलाई लेकर आता है। बिंदिया उसके चेहरे की परेशानी को देख रही थी, पर वो कुछ बोली नहीं। पहले वो कुछ न कुछ खाने के लिए मंगा लेती थी, पर अब उसने देखा कि विनोद परेशान है तो उसने अपने लिए कुछ पसंद का मंगवाना ही छोड़ दिया। ये बात विनोद समझ गया। बिंदिया, क्या बात है? पहले तो तुम मुझे कुछ न कुछ अपनी पसंद का लाने के लिए बोल देती थी। अब तो पिछले 1 हफ्ते से तुमने मुझे कुछ भी लाने के लिए नहीं बोला। कुछ मन है तो ले आऊं? नहीं, मेरा कुछ मन ही नहीं है, बस खाना खाऊंगी। अच्छा, तो खाने के साथ कुछ ले आता हूं। अरे सुबह मुझे बोल रही थी कि कच्चे आम के पकौड़े खाने का मन है। एक काम कर, थोड़े से कच्चे आम ले आ, उनके पकौड़े बनाकर खा लेगी। नहीं माँ जी, क्यों खर्च करना। अरे कच्चे आम लाने में क्या ही खर्चा, मैं अभी लेकर आता हूं। विनोद पकौड़े बनाने के लिए कच्चे आम, बेसन और तेल ले आया और बिंदिया ने आम के पकौड़े तैयार किए। कच्चे आम के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। अभी बिंदिया पकौड़े बना ही रही थी कि तभी विनोद का एक दोस्त बिरजू, जो बाजार में जूस का ठेला लगाता था, वो आ जाता है। बिंदिया उसके आगे भी आम के पकौड़े रखती है। अरे वाह भाभी, पकौड़े तो आपने बहुत ही लाजवाब बनाए। मैंने तो आज तक ऐसे आम के पकौड़े कभी नहीं खाया। अगर बाजार में इतने पकौड़े खाने जाओ ना तो कम से कम 100 रुपए की प्लेट मिलेगी। क्या बिरजू, तू भी ना? भैया मैं और पकौड़े लाती हूँ। अरे मैं सही बोल रहा हूँ विनोद, ऐसे ही तो बिजनेस बनते हैं। पता है आजकल छोले कुलचे, वड़ा पाव, पानी पूरी वाले बहुत फेमस हो रहे हैं भैया। अगर भाभी अपना आम के पकौड़े का ठेला लगा लेना बाजार में, सच कह रहा हूँ, रोजाना की अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। हाँ आप सच कह रहे हो बिरजू भैया, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। सुनो, इस नौकरी से तो तुम्हें इतनी कमाई भी नहीं होती है। पूरा महीना तुम मेहनत करते हो। एक बार कोशिश करके देखते हैं ना, क्या पता हमारे आम के पकौड़े का ठेला अच्छा चल जाए। कस्टमर की तू चिंता मत कर, मेरे ग्राहक जूस के बंधे हुए हैं, आराम से तेरे ठेले पर पकौड़े खाएंगे। अच्छा, वैसे कितना खर्चा आ जाएगा? थोड़ा तो पैसा तुझे लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई भी व्यापार पैसा लगाए बिना नहीं शुरू होता। विनोद, बहू के हाथ के पकौड़े मुझे पता है बहुत बिकेंगे। तू और बहू एक बार ठेला शुरू करके तो देखो। विनोद सबकी बात मान लेता है और कुछ रुपए उधार पर ले लेता है। बिंदिया विनोद का पूरा साथ देती है और खूब बढ़िया आम के पकौड़े बनाती है। नई तरह के आम के पकौड़े खाने के लिए धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। बिंदिया गरम गरम मसालेदार पकौड़े बनाती और विनोद उन्हें बेचने का काम करता। धीरे धीरे बाजार में बिंदिया के हाथों के बने आम के पकौड़े बहुत फेमस हो गए। विनोद को नौकरी से ज्यादा इस काम में मुनाफा होने लगा। मैंने कहा था ना, भाभी के हाथों के पकौड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। हाँ, 1 महीने में ही रिजल्ट तेरे सामने है भैया। ये तो तू ठीक कह रहा है बिरजू, अगर तू उस दिन सलाह न देता तो आज मैं वही 8,000 की नौकरी कर रहा होता। अब कम से कम हमारे पास अच्छे पैसे जुड़ जाएंगे। बिरजू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस काम के लिए प्रेरित किया। ये तो बहुत चिंता में रहते थे, अब सब कुछ ठीक हो गया। अभी बिरजू, विनोद और बिंदिया बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एक बदमाश आ जाता है और सबके ठेले पर जाकर मुफ्त में खाने लगता है।
लोग उसे मुफ्त में खिला रहे थे और वो खाकर बिना पैसे दिए जा रहा था। उस बदमाश ने बिंदिया और विनोद का ठेला देखा तो वहां भी आ गया। एक प्लेट पकौड़े दो, देखो तो सही तुम पकौड़े कैसे बना रहे हो। लगता है नया ठेला लगाया है। बिरजू, मेरे बारे में बताया या नहीं? ये रतन भाई है, बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। बिरजू रतन के बारे में बताता जा रहा था और रतन पकौड़ों पर पकौड़े खाए जा रहा था। जब रतन ने सारे पकौड़े खा लिए तो वो ऐसे ही बिना पैसे दिए जाने लगा। आपने पैसे नहीं दिए रतन भाई? मैं किसी को पैसे नहीं देता, पूछ लो सारे दुकानदारों से, मैं मुफ्त में खाता हूँ। पर ये तो गलत बात है, पकौड़े बनाने में हमारे पैसे लगे हैं, आपका पैसा देना तो बनता है। ओह, समझा ले अपनी बीवी को, मेरे आगे ना बोले, नहीं तो यही ढेर कर दूंगा, बच्चे समेत ऊपर पहुंच जाएगी। बदमाश रतन ने जैसे ही ये शब्द बोले, विनोद को गुस्सा आ गया। उसने ठेले के पास पड़ा डंडा उठाया और दे धड़ाधड़ रतन की पिटाई करनी शुरू कर दी। रतन के कुछ साथी जो दूसरे ठेले पर कुछ खा रहे थे वो उसे बचाने के लिए आए, पर विनोद ने उन्हें भी खूब पीटा। कुछ देर बाद वो सब ढेर हो गए और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। क्या बात है विनोद, तू तो बड़ा बहादुर है यार। तेरी बहादुरी देखकर तो आज हम सब में भी हिम्मत आ गई। आज तेरी वजह से ही हमें रतन जैसे बदमाश से छुटकारा मिला है। मैंने जो किया सही किया, हम क्यों किसी के अत्याचार सहे और डर कर रहे? नहीं, हम कायर नहीं है। और उसने मेरी बिंदिया को गलत बोला, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बिंदिया के चेहरे पर खुशी थी कि उसे विनोद जैसा पति मिला। बाजार में सब लोग विनोद और बिंदिया की बहुत तारीफ करते हैं और एक बार फिर से बिंदिया ठेले पर आम के पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। पर अब उनके और आसपास के दुकानदारों के किसी के मन में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि बदमाश रतन को सजा हो गई थी। कुछ महीनों बाद बिंदिया की डिलीवरी होती है और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। पर आज उसके और विनोद के पास इतने पैसे थे कि वो अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते थे। लेकिन महेश, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हम करें भी तो क्या? मैं ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं ब्रेड पकौड़े बनाकर बेचूं? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं तो तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं जी, आप बस ग्राहकों से हिसाब किताब लेते रहना, बाकी सब मैं कर लूंगी। ममता के पति को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसके इलाज के लिए ममता को काफी पैसे चाहिए थे। अपनी घर गृहस्थी चलाने और पति के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वो एक पुराना ठेला और जरूरत का सामान खरीदती है और ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। आइए आइए, ताजा ताजा ब्रेड पकौड़े खाइए, खुद भी खाइए और अपने घर भी ले जाइए, साथ में शानदार धनिया पुदीने की हरी चटनी भी खाइए। बहन जी, मेरे लिए एक ब्रेड पकौड़ा बनाना तो। हाँ हाँ भाई साहब, ये लीजिए। कुछ ही दिनों में ममता के पास ग्राहक आने शुरू हो गए। अब उसके सामान का खर्चा निकल जाता था, साथ ही कुछ पैसे भी बच जाते थे, जिससे उसका घर खर्च चल जाता था। लेकिन वो इतने अच्छे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी कि वो कुछ बचत कर सके और अपने पति का सही से इलाज करवा सके। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज ममता चटनी बनाने के लिए खेत में से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च तोड़ने जाती है, लेकिन उस दिन धनिया खेत में ज्यादा था नहीं। तभी उसकी नजर उसके साथ उग रहे कुछ हरे पत्तों पर जाती है। अरे, आज तो धनिया बहुत कम है, ऐसा करती हूँ इस धनिया और पुदीने के साथ इन पत्तों को ही पीस देती हूँ। कुछ देर बाद वो ठेले पर आती है। ममता कहाँ रह गई थी? जल्दी से चटनी बना दो, ग्राहक आते ही होंगे। ममता जल्दी जल्दी चटनी सिलबट्टे पर पीसकर तैयार कर लेती है, लेकिन उस दिन उस चटनी का स्वाद कुछ अलग ही था, जिसे खाकर सभी ग्राहक खुश हो गए। वाह भाभी, क्या चटनी बनाई है! ऐसी चटनी के साथ तो मैं 4 ब्रेड पकौड़े और खा जाऊं। मेरे लिए और बना दो। हाँ, मुझे भी और देना, ऐसी स्वादिष्ट चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। उस दिन के बाद से ममता का काम बहुत अच्छा चलने लगा, उसकी खूब कमाई होने लगी। लोग उस चटनी के साथ साथ 4-4 ब्रेड पकौड़े एक साथ खा जाते। एक रोज जब वो पत्ते तोड़कर लाई तो उसके पति ने उसके हाथ में वो पत्ते देख लिए। ममता, ये तुम कौन से पत्ते लाई हो? तुम भला इसका क्या करोगी? आज इन्हीं की वजह से तो हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। जब से ये पत्ते मैंने चटनी में डालने शुरू किए हैं, तभी से हमारी काम में बरकत हुई है, और इसलिए जो ग्राहक एक बार मेरे पास आता है वो रोज यहाँ जरूर आता है। तुम जानती भी हो ये भांग के पत्ते हैं, और शायद उन सबको इसके नशे की लत लग गई है, इसलिए वो रोज तुम्हारे ठेले पर आते हैं। क्या? भांग के पत्ते? हे भगवान, लेकिन इनकी वजह से हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। अगर मैंने ये पत्ते डालना बंद कर दिए तो ग्राहक भी आने कम हो जाएंगे।
मैं तो कहती हूँ जी, जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर किसी को कुछ हो गया तो? किसी को कुछ नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ तो आज क्या होगा। बस आप भी अपना मुंह बंद रखिए। एक रोज एक लड़का विनीत उसके ठेले पर आया और ममता से कहने लगा, भाभी, कल दूसरे शहर से मेरे कुछ दोस्त यहाँ आ रहे हैं। मैंने उनसे आपके ब्रेड पकौड़े और स्वादिष्ट चटनी की खूब तारीफ की है। आप कल 8 लोगों के लिए 3-3 के हिसाब से ब्रेड पकौड़े और चटनी बना देना, ठीक है? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अगले दिन विनीत अपने दोस्तों के साथ ममता के ठेले पर आता है। उन सभी दोस्तों में 3 लोगों ने चटनी बहुत ज्यादा खाई और वो सब खाते खाते उन ब्रेड पकौड़ों की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन अचानक ही वो तीनों खाते खाते जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। भाभी, ये क्या मिलाया इन ब्रेड पकौड़ों में? मेरे ये दोस्त बेहोश क्यों हो गए? मुझे कुछ नहीं पता। विनीत अपने दोस्तों को अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उससे कहा, देखिए, इनके शरीर में कोई नशीला पदार्थ जरूरत से ज्यादा चला गया है, जिसकी वजह से वो तीनों बेहोश हो गए। विनीत पुलिस को बुलाता उससे पहले ही ममता पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। साहब, मैं जानती थी कि आपको जब सच्चाई पता चलेगी तो आप मुझे पकड़ने जरूर आएंगे, इसलिए मैं खुद ही सरेंडर करने आ गई। मैंने बस मजबूरी में वो सब किया था। मैं तो बहुत कम मात्रा में भांग के पत्ते उसमें मिलाती थी, लेकिन उन तीनों ने चटनी जरूरत से ज्यादा ही खा ली, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। दरअसल मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी थी, लेकिन शेयर मार्केट में हुए भारी लॉस के कारण हम बर्बाद हो गए और हम सड़क पर आ गए। तब से हम यहीं एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और घर खर्च चलाने के लिए मैंने ब्रेड पकौड़े का काम शुरू कर दिया। साहब, मैंने लालच में आकर वो चटनी बनाई। हालांकि मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। अगर आप चाहती तो भाग भी सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए आपकी मजबूरी को देखते हुए मैं खुद जज साहब से आपको कम से कम सजा देने की दरखास्त करूंगा। ममता को केवल 3 महीने की जेल और 1000 के जुर्माने की सजा होती है। जेल से छूटने के बाद एक एनजीओ वाले आकर ममता की मदद करते हैं, जिसके लिए वो उसे 10 लाख रुपए देते हैं। ममता उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। साथ ही वो अपने ब्रेड पकौड़े के काम को बड़ी ही ईमानदारी से चलाती है और उसमें किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करती। ग्राहकों की भीड़ अब फिर से उसके ठेले पर लगनी शुरू हो जाती है और उसका काम अच्छा चलने लग जाता है।